हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो समझना तो इसमें ये है कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक शाखा है। तो देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा और इसको समझने और लिखने से पहले आप यदि कॉपी और कलम नहीं लिए हैं तो आप अपनी कॉपी और कलम लेकर बैठिए। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप लोग भी अभ्यास करते रहिएगा। बताने के बाद जो कुछ बताया जाएगा आप उसको नोट अवश्य कीजिएगा। आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ समझना, निर्देशांक ज्यामिति है क्या। तो गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समतल पर स्थित, समतल पर स्थित बिंदुओं की स्थिति, समतल पर स्थित बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, समझ लेना है आपको। यहाँ से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपकी क्लास के लिए। तो इसमें आपको समझना क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है क्या। तो आप कहेंगे गणित की एक शाखा है और इसमें अध्ययन किसका किया जाता है। तो किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, दो अंकों के समूह द्वारा। मतलब कम से कम दो अंक होने चाहिए या दो संख्याएं होनी चाहिए जिसके द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है, किसी बिंदु की स्थिति का, कि वो कहाँ पर स्थित है। तो परिभाषा में आपको दे दिया गया है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समतल पर स्थित। अब यहाँ एक बात और भी है, जो आपके बिंदु होने चाहिए वो कहाँ होने चाहिए, समतल पर। समतल पर स्थित बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समतल पर स्थित, समतल पर स्थित किसी बिंदु का निर्धारण, किसी बिंदु का निर्धारण किया जाता है। यानी गणित की वह शाखा जिसमें, गणित की वह शाखा जिसमें किसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं, या समतल पर स्थित एक बिंदु या दो बिंदु, तीन बिंदु, कुछ भी हो सकते हैं। तो परिभाषा में आप केवल बिंदुओं कहेंगे। यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह कुछ भी हो सकते हैं। तो एक बार फिर से स्पष्ट कीजिएगा, गणित की वो शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित बिंदुओं की स्थितियों का निर्धारण किया जाता है, बिंदुओं की स्थितियों का निर्धारण किया जाता है, क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब देखिएगा, मेन पॉइंट तो ये है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई,
तो इसकी शुरुआत हुई है रेनी देकार्ते से। रेनी देकार्ते एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। रेनी देकार्ते कौन थे? तो रेनी देकार्ते एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत की, और रेनी देकार्ते को ही निर्देशांक ज्यामिति का जनक माना जाता है। अब ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जो रेनी देकार्ते थे, रेनी देकार्ते रेनी देकार्ते कहाँ के थे? फ्रांस के। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत के लिए सोचा क्या? ये अपने रूम में थे और इनके बेडरूम में छत पर एक मक्खी बैठी हुई थी। उस मक्खी की स्थिति का निर्धारण करने के लिए इन्होंने विचार किया, और वहां पर जो छत था उसे समतल मानकर मक्खी की स्थिति का निर्धारण उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पर मक्खी को उन्होंने एक बिंदु मान लिया और बिंदु मान करके उसकी स्थिति का निर्धारण कर दिया। अर्थात जैसे जो आपका छत है वो आयताकार, वर्गाकार, कुछ भी हो सकता है। छत आपका आयताकार भी हो सकता है, अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयताकार होगा, लंबाई चौड़ाई समान है तो वर्गाकार होगा। इसमें कोई मक्खी बैठी है। इन्होंने अपने बेडरूम में देखा इनका जो छत था वो आयताकार हो सकता रहा हो या फिर वर्गाकार रहा हो। उसमें जब ये लेटे थे तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर छत पर एक मक्खी बैठी है। अगर हम उसकी स्थिति को देखें तो ये किसी एक सिरे को इन्होंने मूल बिंदु मान लिया, और यहां से इन्होंने स्थिति का निर्धारण किया कि किसी एक सिरे से हम मक्खी की दूरी को बता सकते हैं कि वो कितनी दूरी पर होगी, कहाँ होगी। तो इसलिए इन्होंने लंबाई को एक अक्ष माना जो पड़ी हुई लाइन थी, और एक खड़ी हुई लाइन थी। दो लाइनें हैं जिसे एक को कहा गया ऊर्ध्वाधर रेखा और एक को कहा गया क्षैतिज रेखा। तो मक्खी की स्थिति का निर्धारण करने के लिए इनके मन में एक विचार आया कि हम मक्खी की स्थिति को किसी संख्या द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर रेनी देकार्ते ने किसकी शुरुआत की? निर्देशांक ज्यामिति की। अब एक बात है, मक्खी यहां है, आपकी जो छत है वो ये, इसका एक सिरा कोई भी आप ले सकते हैं। अब एक सिरे को इन्होंने मूल बिंदु मान लिया। मूल बिंदु मतलब यहीं से आपकी लंबाई प्रारंभ हो रही है और यहीं से चौड़ाई प्रारंभ हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा अगर मक्खी को हम सीधा लंबाई से मिलाएं तो कुछ ना कुछ दूरी जरूर तय करेगी। अगर हम इसको चौड़ाई पे मिलाते हैं तो ये भी कुछ ना कुछ दूरी जरूर तय करेगी। तो उन्होंने दो संख्याओं द्वारा इसका निरूपण कर दिया। दो संख्याओं द्वारा इसकी जो स्थिति थी उसका निर्धारण कर दिया। तो अब पड़ी हुई लाइन थी उसे इन्होंने क्या मान लिया? यक्ष अक्ष। जिसे क्षैतिज रेखा कहा गया उसी को इन्होंने क्या माना? यक्ष अक्ष मान लिया। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा इन्हें दिखी उसे इन्होंने क्या मान लिया? वाई अक्ष। मतलब इन्होंने जो लंबाई थी उसमें यक्ष मान लिया और जो चौड़ाई थी उसको क्या मान लिया? वाई मान लिया। और मानकर मक्खी की स्थिति का निर्धारण बड़ी आसान तरीके से उन्होंने कर दिया कि अब यहां पर मक्खी कितनी दूरी पर होगी। अब यहां पर इसका स्थिति बताने के लिए कम से कम दो संख्याएं लेनी पड़ेंगी आपको। हो सकता है लंबाई में कुछ और दूरी पर हो, चौड़ाई से देखें तो कुछ और दूरी दिखाई दे। तो इस तरीके से इन्होंने सोचा और कल्पना की, और फिर इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति की खोज की, और जिन संख्याओं द्वारा मक्खी की स्थिति का निर्धारण किया गया उन संख्याओं को निर्देशांक कहा गया। क्या कहा गया? निर्देशांक। निर्देश देने वाले अंकों को निर्देशांक कहा गया। और कौन सा निर्देश? मक्खी की स्थिति का निर्देश देने वाले अंकों को क्या कह दिया गया? निर्देशांक। क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने मक्खी से ही की थी। तो ये ध्यान रखना है, जो भी अंक आप के किसी भी बिंदु का निर्धारण करते हैं उन संख्याओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं।
किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारित करने वाली संख्याओं को ही हम उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। ये तो इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब यहां पर है, इनका एक नाम और भी, इन्हें दूसरे नाम से भी लोग बुलाते हैं। मतलब कहीं कहीं पर आपको मिलेगा रेनी देकार्ते मिल जाएगा, और कहीं कहीं पर मिल जाएगा रेने डेस्कार्टेस। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा रेनी देकार्ते। क्या मिलेगा? रेनी देकार्ते, यानी रेनी देकार्ते मिलेगा, और कहीं कहीं मिलेगा रेने डेस्कार्टेस। तो ये इनका नाम था। अब यहां पर आपको समझना है कहां के रहने वाले थे, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, महान गणितज्ञ भी थे। तो एक बार चेक कर लें क्या वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है या फिर। जी हाँ, वीडियो तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब आपको बस थोड़ा सा समझना है, इन्होंने इसकी स्थिति का निर्धारण कर दिया, और इन्होंने जिस तल पर मक्खी बैठी हुई थी, अर्थात अपने बेडरूम की छत को, अपने बेडरूम की छत को इन्होंने एक सतह मान लिया या समतल मान लिया। क्या मान लिया? समतल। इस समतल को, यही समतल पर, इसी समतल पर तो मक्खी की स्थिति का निर्धारण किया गया, इसलिए इन्होंने इस समतल को कार्तीय तल कहा। क्या कहा? कार्तीय तल। क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? रेनी देकार्ते ने। तो देकार्ते के कार्ते शब्द से बना हुआ कार्तीय, इनका नाम था रेनी देकार्ते, और देकार्ते से बना हुआ है कार्तीय। तो जिस पृष्ठ पर ज्यामिति की शुरुआत की गई, उसी पृष्ठ को उन्होंने नाम क्या दे दिया? कार्तीय तल। अब किसी भी बिंदु की स्थिति का अगर आपको निर्धारण करना है, तो आप जिस भी पृष्ठ पर उसका निर्धारण करते हैं, उस पृष्ठ को क्या नाम दिया जाएगा? कार्तीय तल नाम दिया जाएगा। अब यहां देखिएगा, थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई पूछ ले निर्देशांक ज्यामिति है क्या, तो कहेंगे गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समतल पर स्थित, समतल पर स्थित बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है, या दो संख्याओं के जोड़े से प्रदर्शित किया जाता है या निर्देशित किया जाता है, क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अगर अब पूछा जाए निर्देशांक ज्यामिति की जनक कौन है, तो आप कहेंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक रेनी देकार्ते, या फिर रेने डेस्कार्टेस, ये थे। अब यहां पर कहा गया, जिस तल पर किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, उस तल को क्या कहा जाता है? कार्तीय तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्तीय तल। अब देखिएगा, अब यहां पर एक पॉइंट और समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर एक पॉइंट और समझना, कोई कहे निर्देशांक क्या है, निर्देशांक क्या है, तो यहां पर आपको थोड़ा समझना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप नोट करते रहिएगा। यदि आपको नोट करने की जरूरत है तो हम बता रहे हैं, आप साथ में नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अगर निर्देशांक ज्यामिति कहा जाएगा, तो परिभाषा तो आपको दे दी गई है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, उसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब यहां निर्देशांक, कोई पूछ ले भैया ये तो ठीक है, आपने निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा दे दी, इसमें निर्देशांक शब्द क्या है? तो निर्देशांक है क्या? अब यहां पर आपको देखना है निर्देशांक क्या है। तो किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली संख्याओं को, किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली संख्याओं को निर्देशांक कहते हैं। स्पष्ट हुआ ना आपको? किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली संख्याओं को निर्देशांक कहते हैं। इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो अब एक मिनट इसको मिटा दें। हाँ, तो देखिएगा इसमें, ये आपका मान लो एक सतह है, कोई एक सतह थी, और जहां रेनी देकार्ते ने इसको प्रारंभ किया वो तो उनकी छत ही थी, छत से इन्होंने शुरुआत की। यहां पर इन्होंने क्या देखा, अगर एक
पड़ी हुई लाइन खींचे और एक खड़ी लाइन खींचे, इसे कहेंगे क्षैतिज लाइन। जो पड़ी हुई लाइन होती है उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज लाइन या क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो इसको कहा गया क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और जो खड़ी लाइनें थी उन्हें क्या कहा गया? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। अब यहां समझना है आपको, एक लाइन जो पड़ी हुई है उसे क्या कहा गया? क्षैतिज रेखा। और एक को क्या मान लिया गया? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब यहां पर देखिएगा, ये अगर किसी फर्श पर रखा हुआ है, मान लो आपके ठीक सामने है, तो जो आपके ठीक सामने वाली रेखा होगी वो होगी ऊर्ध्वाधर रेखा। ऐसे इसको बोर्ड को सामने ऐसे रख दिया जाए तो आपके चेहरे के सामने जो रेखा गई होगी उसे क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो आपके हाथ की दिशा में गई होंगी उसे क्या कहा जाएगा? क्षैतिज रेखा। अब ये दोनों रेखाएं होती क्या हैं? एक दूसरे के लंबवत। इन दो रेखाओं को एक दूसरे के लंबवत रखा गया, अर्थात यहां पर प्रत्येक कोण कितने अंश का हुआ? 90-90 अंश का। अब एक बात यह है, अगर इन दो रेखाओं की बात की जाए तो जो एक, मान लीजिएगा कुछ देर के लिए एक पृष्ठ है, इस पर एक पड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन खींच दी गई। अब यहां पर जो बिंदु था उसे कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहा जाएगा? मूल बिंदु। अब यहां से इसने इस पृष्ठ को 4 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। तो इसके प्रत्येक भाग को नाम क्या दिया जाएगा? नाम दिया जाएगा चतुर्थांश का। किसका नाम दिया जाएगा? चतुर्थांश का। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो क्षैतिज रेखा थी इसे एक और नाम दे दिया गया, भुज। क्या कहा गया? भुज। और इसी भुज को कहा गया यक्ष अक्ष। क्या कहा गया? यक्ष अक्ष। तो यहां पर जो क्षैतिज रेखा ली गई उसे दो नाम दिया गया और भी, एक तो क्षैतिज रेखा वो थी ही, साथ में उसे भुज कहा गया और भुज के साथ साथ में उसे यक्ष अक्ष कह दिया गया। जो ऊर्ध्वाधर रेखा थी इसे एक नाम दे दिया गया कोटि। क्या नाम दिया गया? कोटि। और इसी को कहा गया कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। चाहे कोटि कहेंगे या फिर वाई अक्ष, ये नाम दे दिया गया। अब यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको नाम दे दिया गया मूल बिंदु का। किसका नाम दिया गया? मूल बिंदु का नाम दे दिया गया। अब यहां से क्या देखा गया? मूल बिंदु। मूल का मतलब यही नींव है, अभी यहीं से आपको शुरुआत करनी है। अगर देखें तो यहीं से इधर भी रेखाएं गई हैं, जितनी भी किरणें हैं वो इसी बिंदु से निकल रही हैं, तो इसका जो मान दिया गया वो 0, अर्थात ना तो क्षैतिज रेखा पर माना गया और ना ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर, तो इसका मान 0 हो गया। अब यहां पर आपको समझना है, मूल बिंदु की बात की जाए तो ये ना तो यक्ष पर है और ना ही वाई पर है। बात की जाए, यदि आप 0 से दाईं ओर चलते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। यानी यदि आप दाहिनी ओर चलते हैं तो +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5, 6, ऐसे डॉट डॉट जहां तक आप खींच सके वहां तक आप खींच सकते हैं। अगर ऊपर की दिशा में गए तो यहां भी धनात्मक होगा, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद जैसे जैसे आप बिंदु खींचना चाहें खींच सकते हैं। अगर मूल बिंदु से बाईं ओर गए तो यहां पर जो मान मिला वो ऋणात्मक मान मिला, क्योंकि 0 से छोटी संख्या जो होगी वो माइनस में ही होगी। इसी तरीके से जब नीचे की दिशा में पहुंचे तो यहां भी -1, -2, -3, -4, -5, फिर डॉट डॉट आप लगाते चले गए, जहां तक आप ले जा सके वहां तक आप ले जा सकते हैं। इस तल को बांटा किसने था? रानी देकार्ते ने। तो इस तल का नाम क्या रखा गया? कार्तीय
उत्तर। देखिए थोड़ा स्पष्ट है या नहीं है। जी नाम थोड़ा नहीं दिखा है कार्तीय तल का, ऊपर लिख दें। कार्तीय, ये रहा कार्तीय तल। अब यहां से आपको थोड़ा समझना है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आपको किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है। जैसे आपसे कह दिया जाए एक बिंदु ये है जिसका निर्देशांक 2,4 है, तो इन्होंने निर्देशांक के लिए जो सूत्र दिया, इन्होंने निर्देशांक बताया, निर्देशांक इन्होंने कहा पहले x अक्ष है फिर y अक्ष है, अर्थात यहां पर कहा गया जो आपका भुज है उसी को x अक्ष कहा गया, कामा कोटि जो है y अक्ष कहा गया। पहले क्षैतिज रेखा खींची गई तभी तो उसके लंबवत रेखा खींची जा सकती है। तो सबसे पहले उन्होंने एक क्षैतिज रेखा खींची, उसके लंबवत इन्होंने जो रेखा खींची उस रेखा को क्या कहा गया, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो सबसे पहले आपने क्षैतिज रेखा खींची जिसे भुज कहा गया, बाद में ऊर्ध्वाधर खींची जिसे कोटि कहा गया। तो ये हो गया निर्देशांक। निर्देशांक होता है भुज कामा कोटि। जैसे यहां पर आपको समझने वाली पॉइंट यही है। अब आप एक बार फिर से स्पष्ट कीजिएगा। परिभाषा तो आप समझ चुके हैं। रेनी देकार्ते ने किसी समतल पृष्ठ को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा की सहायता से 4 भागों में विभाजित कर दिया। और भी 4 भाग कैसे थे, बराबर थे। 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। उन भागों को नाम दिया गया चतुर्थांश। किसका नाम दिया गया, चतुर्थांश। तो ये सब क्या है, आपके चतुर्थांश ही है। चतुर्थांश बात की जाएगी, इन्होंने यहां पर देखा तो ये सब प्लस प्लस में थे, तो इसे इन्होंने नाम दे दिया प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या कहा गया, प्रथम चतुर्थांश। ये वामावर्त देखा गया इनमें, तो ये रहा प्रथम चतुर्थांश। और फिर ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश, मतलब दूसरा ये आपका है द्वितीय चतुर्थांश। आपका तीसरा है तृतीय चतुर्थांश, और जो चौथा है वो है चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पर बात की गई कि अगर कार्तीय तल की खोज किसने की है, इसके पिता कौन माने जाते, जनक कौन माने जाते, तो आप कहेंगे रेने देकार्ते या फिर रेने डेस्कार्टेस। रेने डेस्कार्टेस या फिर रेने देकार्ते, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। इन्होंने किसी समतल सतह को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। क्षैतिज रेखा को इन्होंने x अक्ष या फिर भुज कहा, ऊर्ध्वाधर रेखा को इन्होंने y अक्ष या फिर कोटि कहा। और जो इन रेखाओं द्वारा बटे हुए 4 भाग थे उन्हें इन्होंने चतुर्थांश कहा। एक पहला था जो प्रथम चतुर्थांश, फिर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ये अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे उस बिंदु को यहाँ क्या कहा गया, मूल बिंदु कहा गया। अब यहाँ पर आपको अगर निर्देशांक दे दिया जाए तो x कामा y, मतलब भुज कामा कोटि के रूप में होता है। भुज कामा कोटि, भुज को कहते हैं x और कोटि को कहते हैं y। यहाँ भी है x कामा y। ये जो आपका भाग है, ये जो आपका भाग है वो भी x और y से ही मिलकर बना हुआ है। जो आपका दूसरा भाग है वो भी x और y से ही मिलकर बना हुआ है। इसमें आप तीसरे में पहुंचिएगा तो ये भी किससे बना हुआ है, x और y से मिलकर बना हुआ है। जो चौथा भाग है वो भी x और y से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर हमें चिन्ह देखने हैं कि यहाँ पर कौन क्या होता है। तो इस यानी आपके प्रथम चतुर्थांश को जिन अक्षों ने काटा है उनके आप चिन्ह को देखते हैं तो यहाँ सब धनात्मक है, y भी क्या है, धनात्मक। तो यहाँ x भी प्लस में है, y भी प्लस में है। आप पहुंचेंगे दूसरे चतुर्थांश में तो पहले x को लिखिएगा। तो ये पूरी लाइन आपकी x अक्ष है और ये पूरी लाइन आपकी y अक्ष है। तो यहां देखा गया ये सब आपका जो मान था वो 0 से छोटा था,
इसलिए किसमें आ गया, माइनस में। और y को देखा जाए तो जो आपका y अक्ष है वो ऊपर की दिशा में है, तो 0 से बड़ा होगा, तो किसमें रहेगा, प्लस में। अब तीसरे में चले आए, तो तीसरे में भी पहले x को देखा गया, तो यही दोनों रेखाएं मिलकर x कामा y बना रहे, यानी ये जो दोनों रेखाएं वो x और y का ही भाग है, और यही दोनों मिलकर तृतीय चतुर्थांश का निर्माण करती हैं, जिसमें x भी आपको माइनस में मिला और y भी आपको किसमें मिला, माइनस में। अब देखिएगा, ये तो आपका काम हो गया। यहां देखिएगा आप चौथे चतुर्थांश में पहुंचिएगा, जिसे चतुर्थ चतुर्थांश कहा गया। इसमें आप पहले यक्स को देखिएगा, तो यक्स अक्ष किसमें है, धनात्मक में है, प्लस में आप लिख दीजिए। वाई अक्ष किसमें है, तो कहेंगे ऋणात्मक है, तो इसको भी आप लिख दिए। यहां से अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें भुज भी प्लस है और कोट भी क्या है, प्लस, अर्थात सब धनात्मक है। जबकि द्वितीय चतुर्थांश में जो आपका भुज है वो ऋणात्मक है, जबकि कोटि क्या है, धनात्मक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। यहां से ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, यहां पर बात की जाएगी, सब तो लगभग आप पॉइंट को समझ चुके हैं। अब आपसे कहा जाए 2,3 का निर्धारण आप चतुर्थांशों में कीजिए या कार्तीय तल पर कीजिए और उसकी स्थिति बताइए। क्या बताइए, स्थिति। तो ये आपको समझना है, यहां पर 2 का चिन्ह क्या है, प्लस, और 3 का भी चिन्ह क्या है, प्लस। तो ये बताएगा कि पहला वाला जो पहली संख्या है वो यक्स है और जो दूसरी संख्या है वो y है। कह रहा है यक्स पर आप 2 बिंदु जाइए, जबकि y पर 3 बिंदु जाइए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम बता रहे हैं कि आगे आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे और किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिएगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जरूर कोशिश की जाएगी कि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, एक बात और, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, साथ में आप नोट करते रहिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अब अगर बात की जाए, एक बार फिर समझ लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण 2 संख्याओं द्वारा किया जाता है, क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। इसके जनक कौन है, तो रेनी डेकार्ते या रेने डेस्कार्टेस, ये हैं। इसके बाद बात की जाएगी, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। ये कौन थे, तो ये गणितज्ञ थे। गणित में इनका विशेष योगदान है। इन्होंने जो निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत की, वो किस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए इन्होंने सबसे पहले सोचा, तो अपने रूम में लेटे हुए थे और इनकी छत पर, यानी इनका जो छत था, जब ये अपने बेडरूम में लेटे तो छत पर इनकी मक्खी बैठी हुई थी, उसकी स्थिति का निर्धारण करने के बारे में सोचने लगे, और वही सोचते सोचते इन्होंने क्या निकाल दिया, निर्देशांक ज्यामिति की खोज कर दी। अब यहाँ पर किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उन्होंने छत के एक शीर्ष को मूल बिंदु मान लिया, जिसमें लंबाई होती और चौड़ाई होती है। लंबाई को मान लिया गया x अक्ष और चौड़ाई को क्या मान लिया गया, y अक्ष। वहां से उसकी दूरियों को नापते हुए इन्होंने मान ज्ञात कर दिया कि अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ है और हम इसकी स्थिति का निर्धारण करें, तो कहेंगे यहां से कुछ दूरी पर है, यानी y अक्ष से भी कुछ दूरी है और x अक्ष से भी कुछ दूरी है। अब इसको नोट कीजिएगा, फिर बताते हैं कि बिंदुओं का निर्धारण कैसे किया जाता है, थोड़ा जल्द। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आइए देखते हैं कि किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए 2,3, अब आपसे कहा जाए कार्तीय तल पर आप 2,3 को स्थित कीजिए और 21 चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है 2 का चिन्ह क्या है, तो कुछ नहीं है तो प्लस है। फिर 3 के चिन्ह की बात करें तो कुछ नहीं है तो प्लस है, अर्थात यक्स का मान है और ये वाई का मान है। अब आपको देखना है यक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है, तो आप तुरंत अपने कार्तीय तल के चतुर्थांशों में पहुंचिएगा और वहां देखिएगा कि वह कौन सा चतुर्थांश है जिसमें यक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं।
तो आप देखिएगा प्रथम में x और y दोनों प्लस होते हैं। तो आप तुरंत बताएंगे अगर कह दिया जाए 2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। अगर आपसे कह दिया जाए 2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तुरंत आप कहेंगे प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद देखिएगा -8, -7, आपसे कह दिया जाए -8, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको तुरंत समझ लेना है x पहला वाला मान होता है x, दूसरा मान होता है y। x और y दोनों के चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। आप देखिएगा दोनों के चिन्ह कहाँ ऋणात्मक होते हैं, तो आप जानते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तुरंत कहेंगे -8, 7 कहाँ स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद देखिएगा अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन आ जाए -5, 8 किस चतुर्थांश में स्थित है, तुरंत कहेंगे एक माइनस में है और एक प्लस में है। तुरंत माइनस और प्लस मिला तो कहाँ स्थित है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। और 5, -8 मिल जाए तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका है पहले प्लस बाद में माइनस। पहले प्लस है बाद में माइनस, मतलब x प्लस y क्या है, माइनस है। आप कहेंगे तुरंत चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अब कुछ देर के लिए देखा जाए, आपसे कह दिया जाए -5.0 या -5.8, 7.4 कहाँ, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको पॉइंट से कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको चिन्ह देखना है। एक माइनस है और एक प्लस है, मतलब x माइनस है y प्लस है। तुरंत चतुर्थांश में पहुंचिएगा द्वितीय, जहां पर आपको मिलेगा x माइनस में और y प्लस में। तो ये जो आपका बिंदु है इसकी स्थिति का निर्धारण तो आप कर सकते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो किस चतुर्थांश में है। अर्थात जो भी बिंदु आपको दे दिया जाएगा आप तुरंत बता सकते हैं कि वह दिया गया बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिएगा ये तो रहा चतुर्थांश की बात। अब आपसे कह दिया जाए 5, 0 किस चतुर्थांश में स्थित है, या इसकी स्थिति का निर्धारण कीजिए। कह दिया जाए 5, 0 की स्थिति का निर्धारण कीजिए। अब आपको निर्धारित करना है कि 5, 0 कहां पर होगा। तो ये आपने देखा कि x, तो x का मान है 5, प्लस में बात की जाए y की, तो y का मान है 0, अर्थात ना तो प्लस है और ना ही माइनस है। 0 ना तो प्लस होता है और ना ही क्या होता है, माइनस। यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, x को तो हम +5 तक ले जाएंगे, लेकिन y को हमें 0 रखना है। मतलब y अक्ष पर जो मान प्राप्त है वो 0 प्राप्त है। और 0 का मतलब है आप जरा सा भी अगर y पर ऊपर उठे तो 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे, नीचे गए तो माइनस में 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। मतलब आपको जो क्षैतिज लाइन है ना तो इसके ऊपर जाना है और ना इसके नीचे जाना है। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य यही है, y पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप प्रथम चतुर्थांश में चले गए तो ये x और y दोनों को टच करेगा। यहां पर देखिएगा x को